हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं, उन टॉपिक से देखने वाले हैं जो टॉपिक्स अब बहुत ज्यादा रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपने पढ़ाई की है इस बार जून के एग्जाम के लिए तो इन क्वेश्चंस को भी जरूर से देख लें। आपकी एक फुल प्रूफ मदद हो जाएगी, फुल प्रूफ आपकी एक तैयारी हो जाएगी ताकि क्वेश्चंस की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो गाइस, जैसा आपको पता है फ्री में भी मैंने काफी ज्यादा कंटेंट आप सबको प्रोवाइड कराया हुआ है। पेपर उनके बेसिक्स अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना करके अपने चैनल पर डाली है, जरूर से इसको एक्सेस करें। अगर आपके बेसिक्स कमजोर है यूजीसी नेट पेपर 1 में, इसके अलावा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो मेन पेज जो है उसी पे मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी एक्सप्लेनेशन के साथ कराए हैं वो लगा दिए हैं। इस बार के भी हैं, पिछले बार के भी हैं। तो अगर आप ये भी लाइन से देख लेते हैं एग्जाम से पहले तो काफी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा स्क्रीन पे भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो दिन में 2 बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मिलती है। टेलीग्राम चैनल उसके लिए जरूर से ज्वाइन कर लें, और अगर टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप जरूर से ज्वाइन कर लें। इसके अलावा हमारी जो प्ले स्टोर पे ऐप है उस पर पेड सर्विसेज, पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो फुल कोर्स अवेलेबल है जो कि टू द पॉइंट तरीके से है, लेक्चर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक से रिलेटेड उसी पेज पे आपको मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डीआई अलग, मैथ्स अलग, रिसर्च एप्टीट्यूड अलग, तो वो भी सर्विस आपको यहाँ पे मिलती है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च से क्वेश्चन है दिसंबर 2023 का, और आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। कह रहा है मेन प्री ऑक्यूपेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च आर। प्री ऑक्यूपेशन मतलब कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन कौन सी चीजें संबंधित होती हैं, मतलब रिलेटेड हैं इसी से, क्वांटिटेटिव रिसर्च से। सबसे पहले कह रहा है मेजरमेंट, मापना किसी चीज को। आप सबको पता है क्वांटिटेटिव रिसर्च एसोसिएटेड है पॉजिटिविज्म से, जो नंबर्स से एसोसिएटेड है। और नंबर्स को हम मापते हैं, मेजर करते हैं, जिस चीज को माप पाए वही तो नंबर कहलाता है। तो पहला पॉइंट सही। दूसरा है कॉजालिटी, कारण परिणाम का संबंध, जो कि क्लोजली एसोसिएटेड है साइंटिफिक रिसर्चेस से, एक्सपेरिमेंट से, जो कि क्वांटिटेटिव का ही एक पार्ट है। तो ये भी बात सही है। तीसरा है जनरलाइजेशन, एक जनरलाइज्ड आउटकम, एक कंक्लूजन निकालना, है ना। तो कंक्लूजन या हाइपोथेसिस सेट करना, एक जनरलाइज्ड चीज को सेट करना और टेस्टिंग करके देखना कि ये जनरलाइज्ड चीज वाकई निकल के आती है या नहीं निकल के आती। तो हाइपोथेसिस बनाना, हाइपोथेसिस को फॉर्म करना और हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करना, ये सब किस में आता है? जनरलाइजेशन में आता है। एंड देन उसके बाद है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब है कि एक रिसर्च को किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ट्राई करके देखना। अगर मान लो भाषाओं पे रिसर्च है तो कोई रिसर्च यदि अंग्रेजी भाषा पे हुई है तो उसको ठीक हिंदी भाषा पे भी करके देखना कि हिंदी के ग्रामर पे वो रिसर्च अप्लाई होती है या नहीं होती। तो कोई भी रिसर्च हो उन सब में रेप्लिकेबिलिटी होती है, उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट सही हैं, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च से, दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसको। 2 स्टेटमेंट यहां दिए हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च लेज एम्फेसिस ऑन कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कह रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है, जिसमें क्वालिटेटिव डेटा लिया जाता है, उसमें कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग डेटा के अलग अलग मतलब हो सकते हैं। अगर शॉर्ट में बोले तो क्वालिटेटिव रिसर्च कह रहा है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होती है, जो कि सही बात है, क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा जो होता है हमारा वो फिक्स्ड नहीं होता है ना। वो अलग बातें होती हैं, टेक्स्ट होता है, वो अलग अलग हालातों में अलग अलग मीनिंग देंगे। तो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ये जरूरी है क्वालिटेटिव रिसर्च। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टिपिकली हाईली अनस्ट्रक्चर्ड। क्वांटिटेटिव रिसर्च जिसमें नंबर्स, जिसमें क्वांटिटेटिव डेटा लिया जाता है, कह रहा है वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है। तो ये बात गलत है, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में नंबर्स लिए जाते हैं और नंबर्स हाईली फिक्स्ड फॉर्म के होते हैं, इसलिए इन रिसर्च को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड रिसर्च। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है
ये अनस्ट्रक्चर्ड होती है, ये नहीं होती है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है जबकि स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगस्त 2024 का ये क्वेश्चन है और प्लेजरिज्म का जो हमारा अधिनियम है यूजीसी का 2018 का, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उससे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेजरिज्म, which of the following percentage of similarity in the thesis would result in the cancellation of a student's registration in the program he she registered in? कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत कितने प्रतिशत यदि आपका जो डिसर्टेशन है वो सिमिलर दिखता है किसी दूसरे के काम से, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा जो है आपकी पीएचडी का। तो इसका मतलब ये सजा जो है बहुत बड़ी है और कम अगर सिमिलैरिटी दिखती है तो दोबारा मौका दिया जाता है, बट यहाँ पे जो केस दिया है वो कह रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि बहुत ज्यादा समानता जो है आपके काम में है। तो ये पूरे के पूरे लेवल्स हैं और इन लेवल्स को आपको याद करना पड़ेगा कि कितने लेवल के प्लेजरिज्म पे कितनी सिमिलैरिटी पकड़ी जाती है आपके काम की और उस हिसाब से आपको सजा दी जाती है। तो खैर यहाँ पे जो प्लेजरिज्म लेवल है वो लेवल 3 है। ये सबसे आखिरी और सबसे बड़ा लेवल होता है जिसमें कि आपका सीधा रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पे यदि आपका काम 60% से ज्यादा किसी दूसरे के काम से सिमिलर दिखाई देता है तो इसे बहुत बड़ी प्लेजरिज्म मानी जाती है। मतलब आधे से ज्यादा काम तो आपने दूसरे का कॉपी करके कर लिया। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो 60% से अधिक है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही है 61%। ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव रिसर्च से है, 2025 में आया है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इंडक्शन डिडक्शन में, इंडक्टिव रिसर्च डिडक्टिव रिसर्च में, थोड़ा सा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम हो सकता है मैं आपका लूंगा। नॉलेज इज अराइव्ड थ्रू द गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स एंड प्रोवाइड द बेसिस फॉर लॉस। कह रहा है कि जब कोई ऐसी नॉलेज है वो कैसे मिल रही है, नॉलेज इज अराइव्ड थ्रू द गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स, बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठा किए, गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स, और उसके बेसिस पे एक लॉ निकाल दिया या एक नियम निकाल दिया। ठीक है, खूब सारी चीजें हमने इकट्ठा की, जानकारी इकट्ठा की और उनमें जो सिमिलैरिटी दिखी, जो पैटर्न हमको दिखा, उस हिसाब से हमने एक लॉ निकाल दी। दिस रिफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ, ये क्या कहलाता है ना। तो दो ही मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ये इंडक्टिविज्म कहलाएगा या फिर ये डिडक्टिविज्म कहलाएगा, क्या कहलाएगा। ठीक है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज इंडक्शन व्हाट इज डिडक्शन। जैसे रिसर्च होती है वैसे डे टू डे लाइफ में भी हम रीजनिंग करते हैं, तर्क लगाते हैं, ये भी दो प्रकार के ही होते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव, है ना। आप अपने जीवन में जो जो बातें करते हैं, जो जो उनके परिणाम निकलते हैं, यदि उनसे आप एक नया नियम अपने जीवन के लिए बना लेते हैं तो इसे हम तरीका कहते हैं इंडक्शन का प्रोसेस। इंडक्शन में क्या होता है, आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, उन चीजों के जो परिणाम है उससे आपको समझ में आ जाता है कि देखो भैया ऐसा, यानी कि आप ये जो अलग अलग चीजें हैं क्या है, ये अलग अलग चीजें पर्टिकुलर चीजें हैं ढेर सारी, और इन ढेर सारी पर्टिकुलर चीजों से आप एक नियम बना लेते हैं। वो नियम क्या है, वो एक जनरलाइज स्टेटमेंट है ना। तो एक नियम जो है, कई पर्टिकुलर चीजों से जब एक नियम बनता है तो उसको हम कहते हैं इंडक्शन, इंडक्टिविज्म। इसका उल्टा भी होता है। अब जब ये आपका नियम बन चुका, ये आपका स्टेटमेंट बन चुका, अब आप कुछ नहीं करते, अब आप कुछ परखते नहीं है, सीधे इसको अप्लाई कर देते हैं हर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कि भैया यही नियम होता है तो हमें यही करना है ना। तो जनरल नियम को जब आप अलग अलग सिचुएशन पे अप्लाई करें तो ये क्या कहलाता है, डिडक्टिविज्म। इसका अच्छा एग्जाम्पल भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आप जब छोटे थे तो आपके बहुत दोस्त थे, आपके दोस्त आपसे बुक मांगते थे, है ना। तो आप जब छोटे थे तो आपने एक दोस्त को बुक दी, उसने समय पे वापस नहीं की, दूसरे ने भी समय पे वापस नहीं की, तीसरे ने भी नहीं की, चौथे ने भी नहीं की। इतने में आपने अपने जीवन में एक नियम निकाल लिया कि भैया देखो कोई भी किताब वापस नहीं करता है समय पे, ले तो सब लेते हैं, देता नहीं है, किताब हो गया पैसे हो गए, है ना। कहावत भी है कि जो दिया हुआ पैसा है या जो किताब है वो कभी समय पे मिलते नहीं, है ना। तो मान लीजिए आपने खुद से किया, आपने किसी के नियम को नहीं माना, आपने खुद से किया, जीवन में अपना नियम बनाया कि ऐसा होता है। अब आप बड़े हो गए और बड़े होके आपके दिमाग में एक नियम जो है वो आ गया कि समय पे नहीं मिलता तो नहीं देना चाहिए किसी को।
है ना। तो फिर जब आपके दिमाग में नियम बन गया तो एक दोस्त ने आपसे किताब मांगी, आपने नहीं दी, दूसरे दोस्त ने मांगी, आपने नहीं दी, तीसरे ने क्यों नहीं दी? क्योंकि आपके दिमाग में अब नियम बन चुका है। तो यानी कि जनरल को अब आप पर्टिकुलर पे यूज कर रहे हो। तो जनरल टू पर्टिकुलर इसीलिए बोलते हैं कि जब जनरल टू पर्टिकुलर होता है तो डिडक्टिविज्म है, और इसका उल्टा पर्टिकुलर इंस्टेंसेस से जब हम सीखते हैं डेटा गैदर करके, जो हम एक लॉ बनाते हैं, वो आता है इंडक्टिविज्म में। आयो आपको समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो भी लोग जो हैं, आप देखते हैं कि जो भी लोग साइंटिफिक नहीं है, आप हमेशा देखते हैं कि वो लोग कुछ पास्ट में बोला गया है उसके बेसिस पे चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई नई डिस्कवरी हुई, नई डिस्कवरी में कहा कि स्पेस में कुछ नया मिला, किसी व्यक्ति ने बोला कि अरे भाई पास्ट में ये चीज लिखी हुई थी, पास्ट में फला फला जगह ये चीज लिखी हुई थी, तुमने नई चीज नहीं खोजी है, ये तो वही चीज है, ये तो ओल्ड चीज है जो यहाँ लिखी हुई है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो इंडक्टिव नहीं है, ऐसा व्यक्ति हमेशा डिडक्टिव है। या जैसे मान लो कि आजकल नई बीमारियां निकल रही है, मान लो जैसे कैंसर नए नए टाइप के निकल रहे, कोई व्यक्ति बोले अरे वो खा लो, कोई प्रकार का चूर्ण खा लो, ये तो कई सदियों पहले लिखा हुआ था, इसी को कर लो तो हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वो डिडक्टिविज्म पे चल रहा है, क्योंकि वो पास्ट में जो चीजें लिखी हुई हैं उन्हीं को प्रेजेंट के जगहों पे यूज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बोलता है नहीं पास्ट में जो लिखा है वो काम नहीं कर रहा है, मुझे अपना खोजना पड़ेगा, तो अपना खोजना, अपने लॉस बनाने की कोशिश करना इंडक्टिविज्म में आता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दिसंबर 2023 से, और ये क्वेश्चन हमारा है वैलिडिटी के बारे में, कौन कौन सी चीजें हैं जो इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करती हैं या हार्म करती हैं, उनके लिए एक थ्रेट के बराबर है। 3 ऑप्शन दिए हैं, हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैचुरेशन, और सही जवाब है ये तीनों। ये तीनों ही चीजें जो हैं ये इंटरनल वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब है रिसर्च के अंदर जो उसकी वैलिडिटी है, यानी कि जो आप मापना चाह रहे हैं वही माप रहे हैं क्या, कुछ और तो नहीं माप पा रहे, आपकी रिसर्च वैध तो है ना। ऐसा तो नहीं कि जो आंसर आप निकाल रहे हैं वो कुछ और ही बता रहा है, रिसर्च कुछ और ही चीज के बारे में थी, है ना। तो कितना एक्यूरेसी है एक्चुअली आपके रिसर्च के अंदर, वो वैलिडिटी बताती है। तो यहाँ पे ये 3 चीजें जो हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जिसमें से तीनों चीजें अफेक्ट करती हैं वैलिडिटी को। हिस्ट्री का मतलब है कि अगर बहुत लंबा समय होता जा रहा है आपके रिसर्च को और कोई ऐसी घटना हो जाती है, ऐसा इवेंट, ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे आपकी रिसर्च सारी बेकार हो जाती है, अब उसके रिजल्ट को निकलने का कोई फायदा नहीं है। जैसे मान लीजिए इकोनॉमी की स्टेबिलिटी पे आप रिसर्च कर रहे हैं, लंबे सालों से रिसर्च चल रही है और अचानक मार्केट क्रैश हो जाए, तो मार्केट क्रैश हो जाए तो अब जो आपको डेटा मिलेगा, ऐसा इवेंट हो गया कि आपकी रिसर्च को अब सही डेटा नहीं मिलेगा और जो रिजल्ट होगा वैलिड नहीं होगा। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो रिसर्च टूल्स अगर आप यूज कर रहे हो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो भी आपकी जो वैलिडिटी है रिसर्च की खराब हो जाएगी। एंड देन है मैचुरेशन, यानी कि जब एक लंबे समय तक रिसर्च हो गई है, सालों साल रिसर्च हो गई है, रिसर्च के जो पार्टिसिपेंट्स थे एक समय के साथ उनका भी मूड बदल गया, कोई रिसर्च को छोड़ के चला गया, है ना, कुछ चेंजेस आ गए उनके अंदर, उनका मूड बदल गया, तब भी जो है रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन सही है, ए, बी और सी। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगस्त 2024 का क्वेश्चन है, रिसर्च एप्टीट्यूड से लिया गया है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following research design would allow systematic elimination of extraneous variable other than those you are interested in? कह रहा है कौन सी प्रकार की रिसर्च होती है जिसमें जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है उसे सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करने या सिस्टमैटिकली उस रिसर्च से रिमूव कर दिया जाता है। यानी एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या, वो वेरिएबल्स जिनमें आप इंटरेस्टेड नहीं है। कौन सी ऐसी रिसर्च है जिसमें हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल को सिस्टमैटिकली हटा देते हैं? तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जिनको नहीं पता है समझ लो, ऐसे रिसर्च को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, उसका प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या पड़ेगा उसे ऑब्जर्व करते हैं, और जो बाहरी वेरिएबल्स हैं जो हमें नहीं चाहिए अपने रिसर्च में उनको एलिमिनेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 4 सही है। सो गाइस ये क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से है, दिसंबर 2023 से, क्वांटिटेटिव रिसर्च से क्वेश्चन है और थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हमें क्योंकि टेक्स्ट बहुत ज्यादा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं।
क्वांटिटेटिव रिसर्च कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज अ रिसर्च स्ट्रैटेजी दैट यूजुअली, कह रहा है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो क्या करती है जब इसे हम रिसर्च स्ट्रैटेजी के लिए चुनते हैं, मतलब अपनी रिसर्च करने के लिए जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करना चाहते हैं तो इसमें क्या बात होती है, वो चारों ऑप्शन में से आपको चुनना है। पहला कह रहा है इट इंटेल्स डिडक्टिव अप्रोच टू द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च। तो कह रहा है थ्योरी जो है हमारी, यानी कि हम जो प्रूव करना चाहते हैं, जो कंक्लूजन निकलेगा, और जो रिसर्च है उसके बीच में ये डिडक्टिव अप्रोच को यूज करता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये इसी सेम काम के लिए इंडक्टिव अप्रोच को यूज करता है। तीसरा कह रहा है ये नेचुरल साइंस को रिजेक्ट कर देता है। चौथा कह रहा है ये क्या करता है, सोशल रियलिटी को, है ना, एम्बॉडी करता है, मतलब सोशल रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। तो ध्यान से समझ लें क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, और ठीक इसकी उलट जो होती है वो क्वालिटेटिव होती है। तो सबसे पहली बात, फोर्थ ऑप्शन जो दिया है वो गलत है, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च सोशल रियलिटी को एम्बॉडी नहीं करता है, क्वालिटेटिव करता है। तो ठीक ऑपोजिट है उसका, जो यहाँ नहीं है वो वहां है। तीसरा ऑप्शन देखें, यहाँ पे कह रहा है ये नेचुरल साइंस को रिजेक्ट कर देता है, तो ऐसा नहीं है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में या पॉजिटिविस्ट अप्रोच में नेचुरल साइंस का मॉडल ही लिया जाता है, उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन जो क्वालिटेटिव होता है इसका उल्टा, वहां रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे सोशल साइंस को लिया जाता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है ये इंडक्टिव अप्रोच को यूज करता है, ये भी गलत है। इंडक्टिव नहीं, कौन सी अप्रोच यूज करता है, ये डिडक्टिव अप्रोच को यूज करता है। इंडक्टिव अप्रोच यूज की जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए गाइस, ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है वेरिएबल्स के ऊपर। थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से समझेंगे पूरी लैंग्वेज को तो आसान है, लेकिन समझ में आना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के बारे में क्या बात जो है वो सही है। तो पहला ऑप्शन कहता है वेरिएबल्स आर मेजरेबल विद वेरिंग डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिपेंडिंग अपॉन द मेजरमेंट स्केल यूज्ड। कह रहा है वेरिएबल एक ऐसी चीज है जिसे हम माप सकते हैं, जो मापा जा सकता है, लेकिन कौन सा वेरिएबल कितना मापा जा सकेगा ये निर्भर करेगा कि कौन सा मेजरमेंट स्केल यूज किया जा रहा है, यानी कि कौन सी चीज यूज की जा रही है वेरिएबल को मापने के लिए। एक्यूरेसी उस पर निर्भर करेगी, लेकिन ओवरऑल वेरिएबल को मापा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है दे आर मेंटल इमेजेस वेरिंग फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कह रहा है वेरिएबल जो है वो एक दिमागी कंसेप्ट है, और हर एक व्यक्ति के दिमाग में अपना एक कंसेप्ट हो सकता है, और इसीलिए वेरिएबल जो है बदलता रहता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि एक मेंटल कंसेप्ट है। तीसरा अगेन वही बात कह रहा है दे आर कंसेप्ट्स, ये कंसेप्ट्स होते हैं, ये विच अवधारणाएं होती हैं, और अवधारणाएं तो पर्सन टू पर्सन बदलती हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है दे आर परसेप्शंस वेरिंग फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कह रहा है ये वेरिएबल जो है ये परसेप्शन होते हैं, ये अलग अलग धारणाएं, अवधारणाएं या मान्यताएं होती हैं, और ये हर व्यक्ति की अलग अलग होती हैं। तो वेरिएबल एक्चुअली क्या है, अब आप ध्यान से समझिए। वेरिएबल की कोर डेफिनेशन है जो हम लोग ने पढ़ी है, और अब ये जो कंसेप्ट है उस कोर डेफिनेशन के परे है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है। कहने का मतलब है कि अगर वेरिएबल आपको बिल्कुल डेप्थ से पता है तो आपके लिए सवाल आसान है, लेकिन अगर आपने रट लिया था कि वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ये वेरिएबल है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ये आउट ऑफ सिलेबस ना होके डेप्थ का उल्टा, मतलब एक होता है कहीं से भी सवाल दे दिया, कहीं से भी क्वेश्चन दे दिया, एक होता है बिल्कुल कोर से अंदर से दे दिया। तो ये अंदर से देने वाला सवाल है, कंसेप्ट समझने वाला सवाल है। इसीलिए शॉर्टकट के पीछे मत भागो, और किसी भी चीज को बहुत अच्छे से डेप्थ से समझने की कोशिश करो। जो समझने वाली, जो रटने वाली है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसको डेप्थ से नहीं जानना, और जो डेप्थ से जानने वाली है उनको जानना है। खैर, सही जवाब है यहाँ पे पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्यों है, क्योंकि वेरिएबल्स जो है आप सबको पता है ये क्वांटिटेटिव में यूज होते हैं, है ना, क्वांटिटी को दर्शाते हैं, मापे जाने वाले होते हैं, इसीलिए इनका नाम वेरिएबल होता है। हालांकि वेरिएबल्स क्वालिटेटिव भी होते हैं, लेकिन कोई क्वालिटेटिव गुण तभी वेरिएबल बोला जाएगा जब कुछ डिग्री तक उसे मापा जाना संभव होगा। तो वेरिएबल का जो संबंध है वो हमेशा आपका माप से रहेगा, और
ये ऐसा नहीं है कि ये पर्सन टू पर्सन बदलता है या कोई विचारधारा है। वेरिएबल मतलब एक कॉन्क्रीट माप होती है जो कि फिक्स रहती है सबके हिसाब से। जैसे वजन एक वेरिएबल है, तो अगर मेरा वजन जो है वो 80 किलो है तो वो मेरे लिए भी है और दूसरे व्यक्ति के लिए भी मेरा वजन 80 किलो है। या ये रोड जो है ये 2 किलोमीटर लंबी है तो मेरे लिए भी लंबी है और दूसरे व्यक्ति के लिए भी। कोई मेंटल कंसेप्ट नहीं है, कॉन्क्रीट चीज है जिसे कि मापना संभव है, और जैसे भी मापना संभव है वो पर्सन टू पर्सन बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट होता है सबके लिए। आई होप आपको समझ में आ गया, तो पहला ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन समझते हैं, दिसंबर 2025 से है और ये जनवरी 2025 से है और ये है रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड थ्योरी। साउंड थ्योरी का मतलब है कि एक जो आप थ्योरी बिल्ड करते हो या जो आप एक अच्छी हाइपोथेसिस बिल्ड करते हो किसी रिसर्च में, तो कौन सी बातें जो हैं वो इस पे अप्लाई नहीं होती, इसके बारे में नहीं। सबसे पहला, ए थ्योरी मस्ट बी स्टेटेड इन अ सिंपल एंड प्रिसाइज टर्म, यानी कि कोई भी आपने बात प्रूव की है या प्रूव करना चाहते हैं, हाइपोथेसिस के फॉर्म में भी है, वो हमेशा एक सरल भाषा में हो और बिल्कुल निश्चित टर्मिनोलॉजी, कॉन्क्रीट टर्मिनोलॉजी में डिफाइन की गई हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने बड़ी बड़ी बातें लिख दी, बहुत सोच समझ के टू द पॉइंट तरीके से लिखी गई होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन, अ थ्योरी मस्ट नॉट कंफर्म विद द प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड बॉडी ऑफ नॉलेज और वैलिडेटेड थ्योरीज। जो थ्योरी आप बना रहे हैं वो ऐसे ही पहली उस पे कोई भी ऐसी नॉलेज अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, उससे जुड़ी हुई या उससे इत्तेफाक रखती हुई, उससे मैच करती हुई कोई पहले की नॉलेज अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं चाहिए कि कोई पुरानी थ्योरी है उसको वो वैलिडेट कर रही है आपकी थ्योरी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, इट मस्ट प्रोवाइड मीन्स फॉर इट्स ओन इंटरप्रिटेशन एंड वेरिफिकेशन। और थ्योरी को आप ऐसे डिजाइन करें कि वो जो थ्योरी है उसे आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे उस पर काम कर सकते हैं, वो थ्योरी की लाइंस इतनी सरल हो कि उन्हें देख के समझ में आ जाए कि इन पे हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं आगे। फोर्थ ऑप्शन, इट मस्ट गाइड न्यू डिस्कवरीज एंड आइडेंटिफाई एरियाज विच आर इन नीड फॉर इन्वेस्टिगेशन। यानी कि जो थ्योरी है वो ऐसी हो कि उस थ्योरी से हमको और आगे जाने की मदद मिले। ऐसा ना हो कि थ्योरी ऐसी है कि वो डेड एंड की तरीके से है कि ये बात होती है, ऐसा है, बात खत्म हो गई। थ्योरी कुछ नई बात तो बता रही है, लेकिन उस बात से और भी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि अगर हमें ये बात समझ में आ गई, एक साउंड थ्योरी हमारे पास है, तो इसका यूज करके हम और चीजों को डिस्कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार की होनी चाहिए, है ना, डेड एंड टाइप की नहीं होनी चाहिए कि सूरज पूर्व से उगता है, बात खत्म, ये थ्योरी है, फिर उसके बाद आगे बात नहीं रह जाती, है ना। तो एक थ्योरी दूसरी थ्योरीज को जन्म देने वाली होनी चाहिए। ओके, तो कौन सी बात सही नहीं है साउंड थ्योरीज के लिए, ध्यान से समझ लो। A theory must not conform with the previous established body। देखो भाई, ऐसा नहीं है, जो रिसर्च है वो किताब बंद कर देने का नाम नहीं है, रिसर्च नाम है किताब खोलने का। इससे आशा मेरा यह है कि जब आप एक बात को खोज लेते हो, एक बात की रिसर्च करते हो, तो उससे द्वार खुल जाते हैं अनगिनत रिसर्चेस को करने के। और जाहिर सी बात है कि जो अब इस पॉइंट पे आपने रिसर्च करी, उससे जुड़ी हुई पास्ट में तो आपको कोई रिसर्च मिलेगी ना। ऐसे थोड़ी है कि बिल्कुल नई चीज आप कोई रिसर्च में ले आओगे। पास्ट में जो बात हुई है उससे जुड़ी हुई कोई और नई बात ले आओगे, तो मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च का टॉपिक ले रहे हो और उसके बारे में कुछ है ही नहीं, किसी ने कभी बात ही नहीं की। बहुत बातें आपको मिल जाएंगी। तो थ्योरी मस्ट नॉट कंफर्म विद द प्रीवियस एस्टैब्लिश्ड थ्योरी, यानी कि जो थ्योरी है वो प्रीवियस जो नॉलेज है उससे बिल्कुल भी कंफर्म नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो पास्ट में जो काम हुआ, प्रेजेंट में जो काम हो रहा है, वो सब एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, जबकि सच में इट मस्ट कंफर्म विद द प्रीवियस नॉलेज, है ना। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस, ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से क्वेश्चन लिया गया है, सितंबर 2024 का ये क्वेश्चन है रिसर्च एप्टीट्यूड से। यह कह रहा है, रिस्पॉन्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे आर बीइंग स्टडीड इज कंसीडर्ड एज। कह रहा है कि अगर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस बात के लिए वेल अवेयर हैं, भली भांति इसको जानते हैं कि दे आर बीइंग स्टडीड, कि उनकी स्टडी हो रही है, वो जो रिस्पॉन्स करेंगे, वो जो आंसर देंगे, कोई एक्सपेरिमेंटर है उसको इवेल्युएट करेगा, उसको देखेगा, उसको सुनेगा और जज करेगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि
जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो जाता है एक्चुअल बिहेवियर से। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, किस प्रकार का प्रभाव ये कहलाता है? डायरेक्ट रिस्पॉन्स, इंटेंशनल रिस्पॉन्स, डिजायर इफेक्ट या रिएक्टिव इफेक्ट। तो आप ध्यान से समझ लें इस क्वेश्चन के माध्यम से कि जब भी पार्टिसिपेंट्स वेल अवेयर होते हैं कि उन्हें स्टडी किया जा रहा है, तो उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो एक्चुअली में जो रिस्पॉन्स आना चाहिए उससे बदल जाता है, और जो बिहेवियर चेंज होता है इसकी ये एक प्रॉब्लम होता है एक्चुअल एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराने में। जैसे मान लीजिए कि आप ऑफिस डेली लेट जाते हैं, कभी 10 बजे, कभी 10:15 बजे, कभी 10:30 बजे, लेकिन मान लीजिए कि अगले दिन से जो है कैमरास लग गए हैं, सीसीटीवी कैमरा लग गए हैं आपके ऑफिस में। तो उससे क्या होगा, अब आप अवेयर हो गए कि नहीं भाई कोई आपको वॉच कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप एक तो ऑफिस टाइम पे जाना स्टार्ट कर देंगे सही से, और अगर आप वहां पे किसी भी तरीके से बैठ जाते थे तो क्योंकि अब आपके दिमाग में है कि कोई आपको वॉच कर रहा है तो आप प्रॉपरली बैठेंगे। इंटरव्यूज में भी यही होता है, इनफैक्ट डेटा कलेक्शन के समय भी यही होता है कि जब पार्टिसिपेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि कोई उनका डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो वो बिल्कुल एक्चुअल रिस्पॉन्स करते हैं क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं कुछ पता होता। जैसे एथनोग्राफी में हम देखते हैं कि रिसर्चर छुप छुपा के जाता है डेटा कलेक्ट करने ताकि अपना ओरिजिनल डेटा वो दें। लेकिन जहां अगर पार्टिसिपेंट्स को पता है कि उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है या कोई रिसर्चर या कोई एक्सपेरिमेंटर उनका डेटा ले रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, तो वहां जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपने बिहेवियर को चेंज कर देते हैं कॉन्शियसली। तो इस प्रकार के इफेक्ट को हम कहते हैं रिएक्टिव इफेक्ट, और ऑप्शन नंबर 4 सही है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, काफी सारे क्वेश्चंस और जो कंसेप्ट्स है वो आपके क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि भाई हमारा जो फुल कोर्स है वो अवेलेबल है हमारी पेड ऐप और वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं, उसी जगह पे लेक्चर्स भी मिलते हैं, साथ में ही अगर आप चीजों को देखते हुए चलते हैं तो आपका रिवीजन काफी अच्छे तरीके से होता है, सब कुछ एक पेज पे आपको मिलता है। इसमें 20 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, तो वो डेमो के रूप में आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्जाम से पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस बार बार लगाना चाहते हैं, अलग अलग ईयर से मिक्स्ड होकर के क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं या बिल्कुल ईयर वाइज अलग लगाना चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे 100 से ज्यादा क्वेश्चंस डेमो के रूप में दिए हैं। क्या काम करता है, कैसे काम करता है, अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही पेमेंट करें। और कुछ भी आपको यदि पूछना है तो ये जो नंबर है इस पे चैट जरूर से कर दें, ताकि जो भी वीडियो ट्यूटोरियल है या जो भी गाइडेंस है वो आपको मैसेज और वीडियो और ऑडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो चलो गाइस, अभी के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।